गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, ये क्या होते हैं और ये सारी डिटेल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको आइसोमेरिज्म पता है क्या होती है कि यदि कोई एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से दो या उससे अधिक कंपाउंड्स को हम शो कर सकते हों और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हों तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कई तरह की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। उसको किस तरह से क्लासीफाई किया है ये अपन देखते हैं। देखो, ये हमने एक यहाँ पर डायग्राम बनाया है। इसमें फ्लो चार्ट जिसको कहना चाहिए, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म अपन देख रहे हैं। ये मेनली दो तरह की होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविमीय समावयवता, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसको संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर क्लासीफाई किया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ये यानी दो तरह की होती है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होती है वो कई प्रकार की होती है जिनको अपन इस तरह से क्लासीफाई करते हैं। ये देखिए, ये 6 तरह की हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सबसे पहली होती है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड होती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। फोर्थ इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। देन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड लास्टली लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो अब हम इनको समझने के लिए एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ले रहे हैं। इसमें सबसे पहली है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ये जो आइसोमेरिज्म है एक्चुअली ये रियलिटी में आइसोमेरिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एम्पेरिकल फार्मूला तो ज़रूर समान है, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर वेट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। अब ये यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स अपन ने दे रखे हैं। ये देखो, इन सब के क्या है, इनके एम्पेरिकल फार्मूला सबके सेम है। इस तरह की आइसोमेरिज्म इसलिए पाई जाती है कि जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो लिगेंड्स की जो अरेंजमेंट होती है उनमें न्यूक्लियस की संख्या जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये आइसोमेरिज्म डेवलप हो जाती है। अब देखो, इसको समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड्स के। इसमें ऊपर वाले ए कंपाउंड में 2 सेंटर्स हैं, नीचे बी कंपाउंड में मेटल के 4 सेंटर्स हैं। तो इस तरह से ये जो आइसोमेरिज्म होती है वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये वास्तव में सही अर्थों में आइसोमेरिज्म नहीं होती। नेक्स्ट आती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूल्स में कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं उनके अंदर और बाहर के एनायनों का इंटरचेंज हो जाता है, अदला बदली हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें देखो, ये है और एक ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इनमें दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें सल्फेट आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है, जबकि इसके अंदर ब्रोमीन जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है। यानी कि ये इंटरचेंज हो गए। सल्फेट यहाँ बाहर था, यहाँ अंदर आ गया, और यहाँ ब्रोमीन बाहर था और इसके अंदर है। यानी एनायंस की इंटरचेंज होकर के पोजीशन बदल जाती है। इससे क्या होता है, इससे जब आयोनाइज होते हैं ना ये कॉम्प्लेक्सेस, तो
जो आयन मुक्त होते हैं इनके आयोनाइजेशन से, उनकी नेचर अलग अलग हो जाती है। इससे इनकी केमिकल रिएक्शंस में परिवर्तन आता है, जिससे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। इसको समझने के लिए अपन इसी कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने ये फर्स्ट कंपाउंड लिया था जिसमें सल्फेट आयन बाहर था, ये बेरियम क्लोराइड के साथ ये रेड वॉयलेट कलर का होता है। ये जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, इससे हमको जब हमने इन दोनों को मिलाया, बेरियम क्लोराइड को और इस कॉम्प्लेक्स को, तो हमें बेरियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट वाइट कलर का मिलता है। ठीक है, जब सेम कॉम्प्लेक्स को हम AgNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, AgNO3 के साथ रिएक्ट कराने पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अब हम दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो यदि AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो AgBr का लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, जबकि यही सेम कॉम्प्लेक्स बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों कंपाउंड्स का, दोनों कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना दोनों की अलग अलग है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल समान है। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। इसके और भी एग्जाम्पल हैं जो कि यहाँ पर हमने शो कर रखे हैं। इस तरह की आइसोमेरिज्म को वो प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म आती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये जो ऊपर हमने आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखी थी, उसी की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर और अंदर इंटरचेंज होने वाले जो लिगेंड्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं। मतलब इसको समझने के लिए हम ये क्रोमियम क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स लेते हैं। इसके 3 आइसोमर्स होते हैं। इनके जो सॉल्यूशन जब इनके बनाते हैं तो इनकी मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी अलग अलग हमें प्राप्त होती है, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि ये अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं और एक दूसरे के आइसोमर हैं। ऐसा हम इसमें भी AgNO3 डालकर प्रेसिपिटेट होने वाले क्लोराइड आयनों के द्वारा इसको जस्टिफाई करते हैं। तो इन प्रैक्टिकल के जो रिजल्ट्स हैं उनको अपन किस रूप में शो कर सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का, ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं और क्लोरीन के 3 एटम लगे हुए हैं। जब ये आयनाइज होता है तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अलावा इसमें 3 क्लोराइड आयन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है ग्रीन कलर का, उसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है और 1 क्लोरीन लिगेंड भी इसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लगा हुआ है। जब इसको वाटर के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसको जब ये आयनाइज होता है तो ये AgNO3 से रिएक्ट करने के बाद 2 क्लोराइड आयन निकाल देता है या प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। थर्ड जो कॉम्प्लेक्स है वो क्रोमियम का, जिसके अंदर क्रोमियम के साथ 2 क्लोराइड आयन सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ गए हैं और बाकी एक बाहर प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ क्लोरीन परमाणु है जो कि क्लोराइड आयन के रूप में अलग हो जाता है। तो आप प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती हैं, तो उससे इनके प्रेसिपिटेट होने वाली संख्या में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल और भी दे रखा है जो कि कोबाल्ट के इस कंपाउंड के द्वारा शो किया जाता है। नेक्स्ट आती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में बंद समावयवता कहते हैं। ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के द्वारा शो की जाती है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आप जानते हैं, दोहरे तंतुक लिगेंड, यानी जिनके अंदर 2 एटम ऐसे होते हैं जो कि धातु के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसमें देखो
इसका हम सीधा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर कोबाल्ट मेटल के साथ में एक NO2 लिगेंड लगा है और एमीन लिगेंड 5 लगे हुए हैं और प्राइमरी वैलेंसी से 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसके 2 अलग अलग आइसोमर्स प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में NO2 ग्रुप जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन में ही सिचुएटेड है। ठीक है, NO2 ग्रुप जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन में सिचुएटेड होता है, लेकिन क्या है, ये डिपेंड करता है कि वो N एटम के द्वारा जुड़ा हुआ है या O एटम के द्वारा जुड़ा हुआ है। इनमें से एक जो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है वो एसिड्स के साथ में रिएक्ट करने पर बहुत तेज़ी से डिकम्पोज हो जाता है और नाइट्रस एसिड रिलीज़ करता है। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो नाइट्राइड्स की होती हैं, ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स की ये प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो N के द्वारा होती है। इसमें मेटल एटम के साथ में NO2 का NO2 समूह जो है वो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, ये देखो एल्काइल ग्रुप जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ONO के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब जो दूसरा आइसोमर है वो येलो कलर का होता है। ये येलो कलर के जो कॉम्प्लेक्स हैं ये एसिड के प्रति स्टेबल होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते। तो यानी कि यहाँ पर जब वो डिकम्पोज नहीं होते तो ये ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स के रूप में स्थित होता है, यानी कि NO2 समूह की बॉन्डिंग मेटल एटम के साथ में किसके द्वारा होगी, नाइट्रोजन एटम के द्वारा होती है। ठीक है, तो इन दोनों आइसोमर्स को हम इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसमें देखिए कोबाल्ट के साथ में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा 5 तो एमीन समूह जुड़े हुए हैं, एक नाइट्राइटो समूह जुड़ा हुआ है जो कि मेटल के साथ में ONO बॉन्डिंग के द्वारा शो हो रहा है। दूसरा ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है, दूसरा येलो कलर का कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर मेटल के साथ में नाइट्रोजन के द्वारा बॉन्डिंग हो रही है नाइट्रो समूह की। तो इसको पेंटा एमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन कहते हैं और ये पेंटा एमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट 3 आयन कहलाता है। तो इस तरह के और भी ग्रुप्स हैं जो और भी लिगेंड्स हैं जो कि इस तरह की आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, जैसे CO मॉलिक्यूल है, कार्बोनिल लिगेंड यानी साइनाइड लिगेंड है, थायोसाइनाइड है, यानी जो भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है जिनके अंदर थायोसल्फेट आयन है, जिनके अंदर भी 2 डोनर एटम होते हैं, वो इस तरह की आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में उपसह संयोजक समावयवता कहते हैं। जब किसी कॉम्प्लेक्स का कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो क्या होता है कि दोनों कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड्स इंटरचेंज हो जाते हैं, अंतर परिवर्तन उनका हो जाता है और इससे जो आइसोमर्स बनते हैं उनको कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं और ये आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में अपन ये कॉम्प्लेक्स देखते हैं। हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 कैटायनिक एंटिटी हो गई और हेक्सासाइनोक्रोमेट 3 एनायनिक एंटिटी हो गई, और दूसरा इसका जो आइसोमर है उसके अंदर क्रोमियम के साथ में एमीन लगा है और कोबाल्ट के साथ में साइनो लिगेंड लगा हुआ है। तो ये देखो इस तरह के इसमें इंटरचेंज कॉम्प्लेक्स होने की वजह से, मतलब एमीन के साथ यहाँ कोबाल्ट लगा है और यहाँ एमीन के साथ क्रोमियम लगा है, तो यानी इनके जो लिगेंड्स हैं उनमें इंटरचेंज हो गया दोनों कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स में, इससे ये आइसोमेरिज्म पैदा होती है, डेवलप होती है। लास्ट इसकी जो आइसोमेरिज्म आती है वो आती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस तरह की जो आइसोमेरिज्म है वो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा
मेटल एटम मौजूद होते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की तरह दोनों मेटल एटम के साथ जुड़े हुए लिगेंड्स की स्थिति जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। यहाँ पर बस फ़र्क क्या है ऊपर वाली आइसोमेरिज्म से, केवल ये पॉलीन्यूक्लियर है, उसमें ऐसा नहीं है। अब इसमें देखो कोबाल्ट के 2 एटम्स हैं जो कि ब्रिजिंग लिगेंड के द्वारा जुड़े हुए हैं और इनमें इधर 4 एमीन लगे हुए हैं। यहाँ एमिनो लिगेंड है और पेरोक्सो लिगेंड है। यहाँ कोबाल्ट के साथ में, यानी टोटल हो गए 2 और ये 4, 6 तो हो गए एमीन और 2 हो गए क्लोरीन। और यहाँ पर देखो इनको लिखने का तरीका बदल गया, 3 और 3 6 तो हैं एमीन और 2 हैं क्लोरीन, यानी लिगेंड की संख्या सब कुछ समान है, बस उनके जुड़ने की स्थिति में फ़र्क है। वहाँ उधर एक साथ जुड़े हुए हैं 4 लिगेंड और यहाँ पर 3-3 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होती है उसको हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल आता है वो अपन इस रूप में शो कर सकते हैं। ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है ये भी इसी तरह की आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। यहाँ देखो 4 एमीन जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोक्सो लिगेंड्स के साथ में और यहाँ पर 4 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। यहाँ पर दोनों 2-2 हो गए, ठीक है ना, 4-4 थे, वहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स हमको शो हो रहा है। नेक्स्ट इसकी आइसोमेरिज्म आती है लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब देखो लिगेंड आइसोमेरिज्म जो होती है इसमें लिगेंड खुद ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मौजूद लिगेंड्स हैं वो खुद ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब देखो उससे इस कॉम्प्लेक्स में ये आइसोमेरिज्म डेवलप हो जाती है। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। लिगेंड डाईएमिनोप्रोपेन, ठीक है, डाईएमिनोप्रोपेन की जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है वो कैसे हो सकती है। देखो डाईएमिनोप्रोपेन 3 कार्बन हो गए प्रोपेन में और यहाँ पर 1 और 3 पोजीशन पर एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1,3 डाईएमिनोप्रोपेन यानी TN। और यहाँ पर हमने इसको 1,2 पोजीशन पर लगा दिया तो ये हो गया 1,2 डाईएमिनोप्रोपेन यानी PN। अब जब ये मेटल लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स, मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लिगेंड्स, तो इनसे जो एग्जाम्पल आता है इस आइसोमेरिज्म का वो है COCl2 TNO twice Cl और COCl2 PNO twice Cl। तो इस प्रकार से ये जो आइसोमेरिज्म है ये लिगेंड आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो अभी हमने ये जो सारी अलग अलग आइसोमेरिज्म देखी, ये कैसी आइसोमेरिज्म थी, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। थैंक यू।